जो कि पाकिस्तान में 2012 के एंड में लॉन्च की गई थी और 2000 60 100 अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मैं हूं डॉक्टर उमैर और आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू लेके आए हैं वो है 9th जनरेशन होंडा सिविक, जो कि ग्लोबली 2011 से लेकर 2015 तक थी और पाकिस्तान में ये 2012 में लॉन्च की गई और 2016 में इसको एंड किया गया, उसको रिप्लेस किया गया 10th जनरेशन होंडा सिविक के साथ। अगर हम होंडा सिविक की बात करें तो हमारे जहन में जो सबसे पहला वर्ड आता है या कोई इसके बारे में सोच आती है तो वो है लेजेंड। सिविक एक लेजेंडरी कार है जो कि 50 साल से तकरीबन जो है प्रोडक्शन में है और सी सेगमेंट की कैटेगरी में उस जैसी गाड़ी बहुत कम है पूरी दुनिया में। तो इस लेजेंडरी कार को इस जनरेशन में थोड़ा सा हिट मिला था, उसकी क्या वजह थी उसकी भी हम थोड़ी सी बात करेंगे आज। ग्लोबली इस गाड़ी को 2012 में इतना पसंद नहीं किया गया और जैसे ये लॉन्च हुई इसको 2013 में इसका एक इमरजेंसी फेसलिफ्ट किया गया और इमरजेंसी फेसलिफ्ट करके इसकी काफ़ी सारी एक्सटीरियर जो डिज़ाइन है और काफ़ी इंटीरियर जो प्लास्टिक्स वगैरह हैं उनको रिप्लेस कर दिया गया। अब उसकी क्या वजह थी वो आज हम देखेंगे रिव्यू में कि क्या वजह थी। तो अगर हम गाड़ी के एक्सटीरियर की बात करें तो जो इसका फ्रंट लुक था वो एक कन्वेंशनल होंडा डिज़ाइन था। इट वाज अ डिपार्चर फ्रॉम द 8th जनरेशन सिविक इन अ वे के 8th जनरेशन का थोड़ा सा ब्रॉड स्टांस लगता था, इसका थोड़ा सा एंगुलर स्टांस है। जो इसकी हेडलाइट्स थी इसमें एक जो मेजर और एक पॉजिटिव चेंज था वो ये था कि इसके अंदर प्रोजेक्शन हेडलैम्प्स हैं। प्रोजेक्शन हेडलैम्प्स का ये फ़ायदा होता है, होंडा ने तो इसको हैलोजन बल्ब्स दिए हैं मगर अगर इसके अंदर आप मॉडर्न एलईडीज़ भी लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं और उसकी जो बीम पैटर्न होता है वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइस और बहुत ज़्यादा अच्छा होता है विदाउट ब्लाइंडिंग अदर्स। तो एक ये बहुत पॉजिटिव चीज़ थी। उसके अलावा इस गाड़ी के अंदर जो स्पेसिफिक गाड़ी हम रिव्यू कर रहे हैं इसका ये जो ग्रिल है ये रिप्लेस्ड है, आफ्टर मार्केट ग्रिल है। पर्सनली स्पीकिंग आई लव दिस ग्रिल ओवर द क्रोम ग्रिल दैट वाज ऑफर्ड बाय होंडा। उसके अलावा जो उसकी हुड है ये 8th जनरेशन की तरह थोड़ी सी स्लोपिंग हुड लाइन है, थोड़ा सा नीचे करके आती है क्योंकि इसका जो डैशबोर्ड है वो काफ़ी बड़ा था। एक और चीज़ जो सिविक 9th जनरेशन में डिस्टिंक्टिव है दूसरी सेडान से वो ये था कि इसमें क्रॉस टाइप वाइपर्स थे जो क्रॉस चलते थे लाइक 8th जनरेशन होंडा सिविक। तो एक बहुत ही एक अच्छा डिज़ाइन फीचर था। अब गाड़ी के साइड प्रोफाइल पे आते हैं तो सबसे पहले इस गाड़ी में तो आफ्टर मार्केट बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के 17 इंच के रिम्स लगे हुए हैं। पर्सनली स्पीकिंग ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत एलॉय रिम्स हैं और गाड़ी के स्टांस में बहुत ज़्यादा खूबसूरती में इजाफा कर रहे हैं। मगर ओरिजिनली जो इस गाड़ी में रिम्स आते हैं वो 15 इंच के एलॉय व्हील्स आते हैं जो कि सिल्वर कलर के होते हैं और वो एक कन्वेंशनल डिज़ाइन है और वो एक काफ़ी डिसेंट लुक देता है। इसके जो साइड मिरर्स हैं वो डोर माउंटेड है, काफ़ी बड़े हैं, बड़ी अच्छी लुक है उनकी। इसका जो ए पिलर है वो 8th जनरेशन से थोड़ा सा डिफरेंट है, अगर आप इंटीरियर से उससे देख सकते हैं कि उसमें कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं आता। तो ये जो पिलर है काफ़ी बेहतर है 8th जनरेशन के मुकाबले में। बाकी जो इसके डोर्स हैं, डोर हैंडल्स हैं वो 8th जनरेशन से बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं। इसकी जो कैरेक्टर लाइन है या जिसे वेस्ट लाइन भी बोलते हैं वो मोर और लेस 8th जनरेशन से मिलती जुलती है। इसके जो ग्रैब हैंडल्स हैं डोर के वो भी वैसे ही हैं। इस गाड़ी का जो व्हील बेस है फ्रंट से लेके यानी कि फ्रंट टायर और बैक टायर का जो डिस्टेंस है वो 8th जनरेशन से थोड़ा छोटा है। उसकी ये वजह है कि गाड़ी उससे थोड़ी सी छोटी है लेंथ में। अब अकॉर्डिंग टू जापान होंडा के सीईओ हिमसेल्फ जब भी गाड़ी डिज़ाइन हो रही थी तो ग्लोबल क्राइसिस आया हुआ था 2008 में जब इसकी R&D स्टार्ट हुई थी और जब ये 2011 में ग्लोबली लॉन्च की गई तो इस वक्त एक ग्लोबल क्राइसिस था। उसके अंदर ये गाड़ी की रिलायबिलिटी को बेहतर बनाना चाहते थे और गाड़ी को उनकी प्रायोरिटी नहीं थी कि गाड़ी को बड़ा करें या इसको प्रीमियम करें। तो रिलायबिलिटी और फ्यूल इकॉनमी के लिए इन्होंने इस गाड़ी का थोड़ा सा व्हील बेस कम कर दिया। मगर उसमें एक पॉजिटिव चीज़ है वो ये कि उन्होंने इंटीरियर स्पेस इसके अलावा 2 इंचेस का लेग रूम फिर भी ऐड कर दिया पोस्टीरियर में। तो एक बहुत स्मार्ट इंजीनियरिंग थी, कम से कम इन्होंने इंटीरियर स्पेस जो है वो इंक्रीज़ कर दी, हालांकि इनकी गाड़ी थोड़ी सी लेंथ में कम थी। एक डिफरेंस जो आपको इसमें 8th जनरेशन से मिलेगा वो ये है कि इसके जो साइड मोल्डिंग्स हैं डोर्स पे वो नहीं है, वो ख़त्म कर दी हैं। 8th जनरेशन में आपको मोल्डिंग मिलती थी, ये एक थोड़ा सा क्लीन लुक देता है जो कि पर्सनली स्पीकिंग थोड़ा सा बेहतर लगता है उससे मुझे। अब हम गाड़ी की बैक प्रोफाइल पे आते हैं तो सबसे पहले आप इसकी टेल लैम्प्स देख सकते हैं। तो टेल लैम्प जो है इसकी थोड़ी सी मॉडिफाइड हैं, ओनर ने इसको थोड़ा सा स्मोक रेड किया हुआ है तो थोड़ा सा लुक डिफरेंट है। ये वाला जो डिज़ाइन है ओवरऑल लोगों को इतना ज़्यादा अपील नहीं किया एज़ कम्पेयर टू 8th जनरेशन, बट आई थिंक दिस इज़ डिसेंट डिज़ाइन। मगर होंडा सिविक के स्टैंडर्ड में थोड़ा सा कंजर्वेटिव था क्योंकि सिविक हमेशा
थोड़ी सी एग्जूबरेंट किस्म की गाड़ी है, थोड़ा सा स्टाइलिंग आइकॉन है, तो उस हिसाब से गाड़ी थोड़ा सा कंजर्वेटिव डिज़ाइन था। उसके अलावा जो इसका बैक जो ग्लास है, उसके जो स्लोप है एग्जैक्टली वो 8 जनरेशन की तरह था। और एक जो डिफरेंस है इसके अंदर 8 जनरेशन से, वो ये था कि डुअल उसका एग्जॉस्ट था, इसमें सिंगल पाइप है, और इसके अंदर ये क्रोम का ये कवर नहीं आता, ये भी आफ्टर मार्केट लगा हुआ है। बैक व्यू अगर आप देखें तो एक डिसेंट डिज़ाइन है। तो हम इस गाड़ी की बूट ओपन करते हैं। तो इस गाड़ी की बूट जो है वो, इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, 8 जनरेशन से ज़्यादा है, एंड आई थिंक 10 जनरेशन से भी ज़्यादा है, 600+ लीटर्स है। तो जापान के CEO ने जो कहा था कि एफिशिएंसी दिखाएंगे, वो स्पेस ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे, लाइट वेट करेंगे, तो उस पर इन्होंने फॉलो किया है। बाकी यहाँ पर कोई आपको इंसुलेशन नहीं मिलती, जो कि बड़ा डिसअपॉइंटिंग है। ये होंडा सिविक के किसी भी जनरेशन में अभी तक नहीं आई। तो ये इंसुलेशन अगर हो तो गाड़ी के NVH लेवल्स काफ़ी रिड्यूस होते हैं। बाकी इस गाड़ी के अंदर जो है वो फुल साइज़ 15 इंच स्पेयर व्हील है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। ऑल्दो इसके अंदर इतनी ज़्यादा स्पेस है, फिर भी इन्होंने स्पेस सेविंग स्पेयर व्हील नहीं दिया, फुल साइज़ टायर दिया। अब हम गाड़ी के अंदर आते हैं, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो फॉर अ ड्राइव और देखते हैं कि गाड़ी कैसी चलती है। तो जैसे अब हम इस गाड़ी में आए हैं, तो सबसे पहले जो मैं चीज़ फील कर रहा हूँ वो ये है कि इस गाड़ी की जो मटेरियल क्वालिटी है एज़ कम्पेयर टू 8 जनरेशन होंडा सिविक, वो थोड़ी सी इन्फीरियर है। इसके जो डोर पैनल्स हैं वो आपको थोड़ा सा एक राइस पेपर पैटर्न नहीं होता, जैसे राइस पेपर अगर आपने देखा हो तो उस टाइप का थोड़ा सा पैटर्न है इसका, थोड़ा सा रफ़ है। उसके नीचे इसके प्लास्टिक्स हैं, चलें वो ठीक ठाक हैं। ये फैब्रिक वाला वर्जन है, UG वर्जन नहीं है, तो इसका जो फैब्रिक है वो अच्छी क्वालिटी का है। इवन इसकी जो सीट्स हैं वो बड़ी कंफर्टेबल हैं एज़ कम्पेयर टू जो लेदर वाला वर्जन था। एक तो वो मुझे ख़ुद जो है थोड़ी सी अनकंफर्टेबल लगती हैं, और एक और उनमें जो प्रॉब्लम है वो ये लोग यूज़र्स रिपोर्ट करते हैं कि बहुत जल्दी वो वेयर ऑफ हो जाती हैं। उसके अलावा इस गाड़ी का ये वाला जो पैनल है वो भी काफ़ी लोगों ने रिपोर्ट किया है कि वो फट जाता है कई दफ़ा ना, यहाँ पे कहीं ना कहीं उसमें आ जाता है, प्रॉब्लम आ जाता है। उसके अलावा जो इसका स्टीयरिंग व्हील है 8 जनरेशन से मुझे काफ़ी बेहतर लग रहा है। इसके अंदर स्टीयरिंग कंट्रोल्स हैं आपके पास यहाँ पे IMET के कंट्रोल्स हैं, जो कि इसका नया 2 टियर जो इसका डैशबोर्ड है, जो कि 8 जनरेशन से कैरी किया गया था उसको कंट्रोल करने के लिए। तो IMET के अंदर आपके पास अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन आती है, आपका फ्यूल एवरेज आ रही होती है, रेंज आ रही होती है, आपके पास कौन सा दरवाज़ा खुला है उसे बता रही होती है। इनफैक्ट जिस वक्त आपके पास 10 जनरेशन होंडा सिविक है, उसमें इन्होंने बहुत ही बेसिक सा मीटर दिया है पाकिस्तान में। इंपोर्टेड वर्जन्स में खाली बेसिक गाड़ी के अंदर वो बेसिक मीटर होता है। इवन यहाँ पे 52 लाख की टर्बो RS के अंदर जो है वो इन्होंने ये वाला मीटर दिया है जो 10 जनरेशन में आ रहा है। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा मीटर था, इसके अंदर आपके पास सब कुछ आ रहा है, तो इन्फॉर्मेशन काफ़ी हैंडी होती है। मुझे पर्सनली स्पीकिंग ये जो होंडा की 2 टियर डैशबोर्ड की इम्प्लीमेंटेशन है बहुत ज़्यादा इसलिए पसंद है क्योंकि एक ये हेड्स अप डिस्प्ले की तरह काम कर रहा होता है। अब हेड्स अप डिस्प्ले का क्या काम होता है कि वो शीशे के अंदर आपको डिजिटल स्पीड दिखा रहा होता है, और उसके अलावा आपके पास काफ़ी सारी नेविगेशन की और दूसरी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। तो ये होंडा की जो इम्प्लीमेंटेशन है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। नेविगेशन की तो नहीं आती, बट स्टिल आपके पास स्पीड, फ्यूल और उसके अलावा ये जो बाकी सारी इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी क्लोज़ आपको नज़र आ रही होती है। बाकी इस गाड़ी में 8 जनरेशन से एक और जो डिफरेंस है 9 जनरेशन में, वो इसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, जो कि एक मेरे हिसाब से बहुत अच्छा एडिशन है, क्योंकि क्लाइमेट कंट्रोल AC जो है ऑटोमेटिकली जो है फ़ैन स्पीड को और कंप्रेसर को रेगुलेट करता है। अब पंजाब में जैसे बहुत ज़्यादा विंटर्स हैं इस वक्त, तो विंटर्स में अगर आप 28 पे फॉर एग्जांपल सेट करते हैं तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ऑटोमेटिकली जो है आपका AC का कंप्रेसर ऑन एंड ऑफ करेगा और ऑटोमेटिकली सेट करता है कि कहाँ पे हवा आनी चाहिए। नहीं, हीटर जब चलता है तो नीचे पैरों में हवा आती है, अमूमन डायरेक्ट जो है ग्रिल में नहीं आती। तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे होते हैं एज़ कम्पेयर टू आप जो है नॉर्मल क्लाइमेट कंट्रोल जो होता है। उसके अलावा इस गाड़ी में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है 8 जनरेशन से। मैं बार बार इसलिए कंपेयर करता हूँ क्योंकि उसी गाड़ी की एक एवोल्यूशन है। एवोल्यूशन भी मैं नहीं कहूँगा, एक थोड़ा सा डिफरेंट वेरिएंट आप कह लें, क्योंकि एवोल्यूशन वो चीज़ होती है जो थोड़ा सा बेहतर होती है। इंटीरियर की क्वालिटी वाइज या फ़ीचर वाइज ये कोई बहुत ज़्यादा इसमें ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। इसका जो डैशबोर्ड है वो मुझे ओवरऑल कोई इतना ज़्यादा खूबसूरत नहीं लगता। 8 जनरेशन का मुझे थोड़ा सा क्लीन डिज़ाइन लगता था, ऑल्दो वो भी काफ़ी ज़्यादा फंकी है, बट ये वाला थोड़ा ड्राइवर सेंट्रिक है। ड्राइवर सेंट्रिक होने की वजह से ड्राइवर
के लिए तो काफ़ी ईज़ ऑफ यूज़ है इसमें, मगर जो इसका डिज़ाइन एलिमेंट है वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़्ड है। और आप देखें तो एक इक्वालिटी नहीं है डिज़ाइन में, और काफ़ी ज़्यादा फंकी, या मैं वर्ड भी यूज़ कर सकता हूँ, थोड़ा सा इमेच्योर डिज़ाइन है। इट्स नॉट अ वेरी क्लीन और क्लासिक डिज़ाइन। उसके अलावा इसकी जो हैंड ब्रेक है, जो इसका गियर लीवर है, थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा सिंपल कर दिया एज़ कम्पेयर टू 8th जनरेशन होंडा सिविक, जो कि थोड़ा उसकी हैंड ब्रेक छोटी थी। इसका गियर लीवर है वो थोड़ा सा ऊपर करके है। अब गाड़ी चलाते वक्त आपको जो सबसे पहले फ़ील आती है वो इसका R18 इंजन है, जो कि कैरी किया गया है अगेन 8th जनरेशन होंडा सिविक से। और R18 1.8 लीटर जो इंजन है तकरीबन 140 ब्रेक हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। सिविक रीबॉर्न या 8th जनरेशन में 2 या 3 हॉर्स पावर कम थी, इसको थोड़ा रीट्यून किया गया है, इसमें थोड़ी सी पावर ज़्यादा है। और इसके जो टॉर्क फिगर्स हैं वो तकरीबन 170 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क है इसके अंदर। अब ये इंजन एक रिलायबल और टाइम टेस्टेड इंजन है। इस वक्त ये मेरा ख़्याल है 16-17 साल हो गए हैं इस इंजन को, और इस इंजन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इस इंजन की जो खूबी थी वो ये थी कि इंटेलिजेंट वीटेक सिस्टम है। इंटेलिजेंट वीटेक या आई वीटेक में जो डिफरेंस है नॉर्मल वीटेक से वो ये था कि इसके अंदर 2 किस्म के कैम्स होते हैं। एक होते हैं परफॉर्मेंस कैम्स, जो कि वीटेक 2.5 यानी कि 2500 RPM के बाद खुलते हैं, और एक होते हैं इकॉनमी कैम्स। तो इकॉनमी कैम्स क्या करते हैं कि जब आप अपने थ्रॉटल को थोड़ा सा लो रखते हैं तो इकॉनमी कैम्स काम करते हैं, और फ्यूल जो है थोड़ा सा कम कंज्यूम होता है, और उसमें ट्रांसमिशन लॉसेस भी थोड़े कम होते हैं। और ये काम किस तरह करता है कि इस गाड़ी के अंदर ड्राइव बाय वायर सिस्टम है। ड्राइव बाय वायर थ्रॉटल जो होता है वो एक कन्वेंशनल थ्रॉटल से थोड़ा डिफरेंट होता है, और उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग मैकेनिज़्म थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और उसके साथ एक इकॉन मोड दिया गया है। इकॉन मोड से क्या होता है, जो कि 8th जनरेशन में अगेन नहीं था, उसमें ये फ़र्क है कि ECU ऐसे प्रोग्राम्ड है कि गाड़ी का जो RPM है वो थोड़ा सा नीचे रहता है, और गाड़ी जो है स्विफ्टली गियर चेंज करती है, और साथ ही में आपका जो फ्यूल इकॉनमी है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। उसका जो डाउन साइड है वो ये है कि मुझे ये इकॉन बटन से ज़्यादा एक कॉम्प्रोमाइज़ बटन लगता है। कॉम्प्रोमाइज़ इन अ सेंस कि आपको फिर ये लगता नहीं है कि आप एक 1.8 लीटर गाड़ी चला रहे हैं, फिर आपको ऐसी फील आती है कि आप 1.5 1.6 लीटर गाड़ी चला रहे हैं। तो अगर मैं ये गाड़ी चला रहा हूँ तो मुझे नॉर्मल मोड के अंदर मैं थ्रॉटल ख़ुद कंट्रोल करके भले फ्यूल इकॉनमी मैनेज कर लूँगा, बट इकॉन मोड मुझे एक कॉम्प्रोमाइज़ फ़ील होता है। उसके अलावा अगर इस गाड़ी की ड्राइव करते हुए मैं अब सिटी ड्राइविंग में अगर बात करूँ तो इसका जो स्टीयरिंग व्हील है वो भी डिफरेंट है। वो इस तरह डिफरेंट है कि ये इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड स्टीयरिंग व्हील है, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग है ये। 8th जनरेशन होंडा सिविक में आपके पास हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग था। तो इससे ये डिफरेंस है कि सिटी ड्राइविंग में तो ये एक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फील आपको दे रहा है, और सॉफ्ट फील होने का ये फ़ायदा है कि आपकी जो मैन्यूवरिंग है वो बहुत ईज़िली हो रही है। अभी मैंने टर्न लिया है और मुझे बहुत सीमलेसली जो है स्टीयरिंग मोड है, जबकि हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग जो है वो थोड़ा सा हार्ड होता है। तो इस सेंस में ये गाड़ी उससे बेहतर है। जहाँ तक इसी सस्पेंशन है तो वो मुझे जो है टिपिकल एक होंडा वाली फ़ील दे रही है। ऑल्दो यूज़र्स हैव रिपोर्टेड कि इसकी 8th जनरेशन से थोड़ी सी सॉफ्ट है, बट अभी मैं 17 इंच व्हील्स पे हूँ तो मुझे इस गाड़ी की 8th जनरेशन से सॉफ्ट नहीं लग रही। इनफैक्ट मोर लेस सेम हार्डनेस मुझे लग रही है। और अभी मैं कैटाइज से गाड़ी निकालूंगा तो आपको फ़ील होगा कि गाड़ी जो है डज़ नॉट लाइक कैटाइज, और ये छोटा स्पीड ब्रेकर है उसके ऊपर भी ये गाड़ी जो है एक जंपी सी फील देती है। अगेन मुझे जो है कोई इतना कंफर्टेबल फील नहीं आई इस गाड़ी को उसमें चलाते हुए। अब हम आ गए एक्सप्रेस वे के ऊपर, रिंग रोड के ऊपर आ गए। एंड नाउ लेट्स सी हाउ दिस कार परफॉर्म्स। अगेन हम थोड़ी सी बात करते हैं इंजन की, कि ये इंजन जो है एक पावर ओरिएंटेड इंजन है और अपनी क्लास में सबसे ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करता है। इससे कपल किया गया है 5 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर कन्वेंशनल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन को, जिसे होंडा फैंसी टर्म्स में क्रॉसमैटिक भी कहता था या 5 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन कहता था, जो कि मेरे ख़्याल में इस गाड़ी की सबसे बड़ी डाउन साइड है। उस टाइम एंड एज के हिसाब से ठीक था 5 स्पीड ऑटोमेटिक, मगर मॉडर्न डे में अब आप कहें कि कोई इतना ज़्यादा ये ट्रांसमिशन जो है एक्सेप्टेड नहीं, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट इस वक्त किया स्पोर्टेज वगैरह है, हाइंडई ट्यूसॉन या इवन एलांट्रा में भी टॉर्क कन्वर्टर आ रहा है, बट वो जो टॉर्क कन्वर्टर है वो 6 स्पीड है। इसकी वजह से उसके जो गेयर रेशोज़ हैं और फ्यूल इकॉनमी है और जो इसकी शिफ्टिंग है वो ज़रा इससे ज़्यादा सीमलेस है। ये वाली जो गाड़ी है इसमें 5 स्पीड है, इसलिए थोड़ा सा ये
कॉम्प्रोमाइज्ड है। उसके अलावा लेट्स ड्राइव द कार एट हाई स्पीड्स एंड लेट्स सी कि ये कैसी परफॉर्मेंस देती है। तो इस वक्त जो सबसे पहले जो मैं चीज़ नोट कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ कि इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा रोड नॉइज़ क्रीप कर रही है। जो आपकी टायर्स की नॉइज़ है वो अंदर आ रही है, और अब मैंने थ्रॉटल को पुश किया है तो मुझे इंजन नॉइज़ भी इस गाड़ी के अंदर काफ़ी ज़्यादा आई है। उसकी वजह यही है कि ये जो गाड़ी है इसमें इंसुलेशन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। इसके अंदर इन्होंने आगे भी कोई इंसुलेशन के लिए मटेरियल नहीं दिया बॉनेट के अंदर, ना इन्होंने इंसुलेशन पैड्स जो हैं आपका बूट में दिए हैं। उसके अलावा इन्होंने फेंडर्स के अंदर भी, टायर्स में भी कोई इंसुलेशन नहीं दी जो कि इनको देनी चाहिए। इंटरनेशनली जब 2012 में एक गाड़ी डिसलाइक की गई और इसको जो है एमरजेंसी फेसलिफ्ट किया गया 2013 में, उसकी वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न ये था कि गाड़ी जो थी इतनी साउंडलेस गाड़ी नहीं थी। अब हम अपने एनवायरनमेंट की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, तो हमें कुछ सालों तक बिल्कुल आदत नहीं थी कि गाड़ी के अंदर कोई इंसुलेशन नाम की या फीचर्स नाम की कोई चीज़ हो। तो 8th जनरेशन सिविक में भी हमारे पास लोकल होंडा एटलस ने कोई इंसुलेशन नहीं दी थी। इसलिए जब आप उस गाड़ी से इस पर शिफ्ट होते हैं तो आपको कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं फ़ील होता। इवन 10th जनरेशन होंडा सिविक के जो NVH लेवल्स हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं और वो थोड़ी नॉइज़ी है अगर हम उसे कंपेयर करें उसके कॉम्पिटिटर से। टोयोटा करोला ग्रैंडे जो है मैंने चलाई है, वो कोई बहुत ज़्यादा साउंडलेस गाड़ी नहीं है, बट उसके जो NVH लेवल्स हैं वो इससे कम हैं। उसके अंदर रोड नॉइज़ थोड़ी कम आती है आपके एज़ कम्पेयर टू ये गाड़ी। अब ये गाड़ी के कुछ नेगेटिव्स तो हो गए। एक और नेगेटिव ये है कि अब मैं स्टीयरिंग, जो इसका इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग है, वो इतना ज़्यादा स्पीड सेंसिटिव नहीं है। अभी तक 80 की स्पीड पे, इसकी 90 की स्पीड पे वही परफॉर्मेंस आ रही है जो कि आपका नॉर्मल सिटी ड्राइविंग में मुझे रिंग रोड चढ़ने से पहले आई थी। तो अब मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ कि मॉडर्न कार्स में फॉर एग्जांपल एक कैटेगरी B की आपके पास एल्सविन है फॉर एग्जांपल, उसका स्टीयरिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं एवरीडे वो चलाता हूँ और उसका जो इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग है वो एडजस्ट करता है स्पीड पे और वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है हाईवे के ऊपर। इसका जो स्टीयरिंग है वो वाला रिस्पॉन्स नहीं दे रहा एंड इट्स हार्ड। इंजन जो है इसका काफ़ी पेपी है, काफ़ी जो है इसके अंदर ग्रंट है और कन्वेंशनल 5 स्पीड होने के बावजूद जो है ये पिक लेता है। इसके अंदर कोई स्पोर्ट मोड नहीं है, ये नॉर्मल मोड के ऊपर मैं गाड़ी चला रहा हूँ, बट द राइड इज़ डिसेंट, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं कंफर्ट की बात करूं तो मुझे ये गाड़ी इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लग रही, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा रोड नॉइज़ आ रही है। इस गाड़ी में अब ये ट्रक के साथ से मैं गुजर रहा हूं तो मुझे इसकी काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही है। विंड नॉइज़ इतनी नहीं है, ये बात अच्छी है कि इसके जो इन्होंने विंडोज़ यूज़ किए हैं या ये जो पिलर्स की आइसोलेशन है वो ज़रा बेहतर है। उसके अलावा ये जो A पिलर है, ये A पिलर इसका 8th जनरेशन सिविक से बहुत बेहतर है। उसकी जो विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो मुझे रोड पे सारी लाइंस वगैरह यहाँ पर विजिबल हैं। अगर हम होंडा सिविक के DNA की बात करें तो वो एक स्पोर्टी ड्राइव देती है। सिविक का नाम जैसे ही आपके मुंह पे आता है तो आप हमेशा 95 की सिविक की बात करें, जहाँ पे थोड़ा रेवोल्यूशन था सिविक के लिए, फास्ट एंड द फ्यूरियस में फ़ीचर की गई थी वो गाड़ी। उसके बाद जब VTEC सिविक्स आना शुरू हुई 96 में, उसके बाद 2001 तक वो चली, फिर दूसरी शेप आई, फिर रीबॉर्न आई। सारी गाड़ियाँ बड़ी रेवोल्यूशनरी थी, उनको चलाने में भी थोड़ा सा ना आपको एक फ़ील आती थी। इस गाड़ी में वो सिविक वाला DNA जो है कहीं ना कहीं है, इंजन है, ट्रांसमिशन है, बट जो गाड़ी की जो ड्राइव है, जो ड्राइविंग प्लेजर है, वो आपको फ़ील नहीं हो रहा। मगर अगर इन चीज़ों को आप हटा दें तो मुझे लगता है कि पैसेंजर्स के लिए ये गाड़ी कंफर्टेबल है। दिस कार इज़ रीजनेबली कंफर्टेबल फॉर द पैसेंजर्स। इन अ सेंस वो इसलिए है क्योंकि इसकी जो सीट्स हैं वो अच्छी हैं, इसके अंदर स्पेस अच्छी है और इसमें यूटिलिटीज़ 2012 के हिसाब से काफ़ी अच्छी हैं। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल हो गया, आपके पास बड़ा फैंसी सा मीटर हो गया, ये सेंटर कंसोल बड़ा अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें अगर देखें, सनरूफ भी है गाड़ी के अंदर, तो ये वाली जो सारी चीज़ें हैं ये ऐड करती हैं आपके कंफर्ट के अंदर, ठीक है। मगर उसके अलावा अगर हम ड्राइवर सेंटर की बात करें तो इसके अंदर सिविक वाला DNA आपको इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। उस गाड़ी का थोड़ा सा हाई स्पीड रन करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई वुड लाइक टू प्रायोरिटाइज़ कि आपको गाड़ी सेफ़ चलानी चाहिए, सीट बेल्ट पहन के चलानी चाहिए और वो स्पीडिंग नहीं करनी चाहिए। और अगर आप कभी भी गाड़ी थोड़ी सी तेज़ चलाते हैं तो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में आपको गाड़ी चलानी चाहिए। अगेन आई वुड लाइक टू एम्फसाइज़ कि इसमें विंड नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा आ रही है और अगर मैं इसके डेसिबल्स कैलकुलेट करूँ तो इस वक्त 105 पे मुझे ये तकरीबन 68 से 78 डेसिबल्स के बीच में इसकी साउंड आ रही है और ये एक रीज़नेबली एक्सेप्टेबल साउंड है। गाड़ी का जो शैसी बैलेंस है, यानी कि गाड़ी कितनी प्लांटेड चलती है,
वो बस ऑप्टिमम है, ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है। अब मैं हाई स्पीड जैसे जैसे ले रहा हूँ तो आई फील के मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है वो डाउन हो रहा है। इसकी वजह ये कि शैसी का जो ट्यूनिंग है वो थोड़ी कंफर्ट ओरिएंटेड है एज़ कम्पेयर टू 8th जनरेशन होंडा सिविक। गाड़ी की जो स्टेबिलिटी है स्टीयरिंग की, वो भी थोड़ा सा आपको अपना हाथ वहाँ पर रखना है काफ़ी देर तक। अगर आप उसको छोड़ेंगे तो इट इज़ गोइंग टू मूव। कुछ गाड़ियाँ होती हैं जिनके EPS स्टीयरिंग्स जो हैं वो हार्ड हो जाते हैं जितनी ज़्यादा स्पीड पे जाते हैं। जैसे ही हम लेन को स्विच करते हैं, वी विल ट्राई टू स्विच लेन्स एंड सी शैसी बैलेंस कैसा है गाड़ी का। तो शैसी वाइज ये जो गाड़ी है, इसकी जो टेल है उसका रिस्पॉन्स थोड़ा सा स्लो है, थोड़ा सा ओवर स्टेयर ये करती है गाड़ी। मैं इसे मोड़ रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि टेल थोड़ी देर बाद उसको फॉलो कर रही है। तो ये गाड़ी जो है बहुत ज़्यादा हाई स्पीड कॉर्नरिंग के लिए नहीं है। वैसे भी आपको नहीं करनी चाहिए, मगर इमरजेंसी सिचुएशन में या कभी आप माउंटेन्स में गाड़ी चला रहे हैं, अगर आप डाउन हिल आ रहे हैं तो उसमें गाड़ी की शैसी का आपको सही तरह पता लगता है। उर्दू में हम चेसिस भी बोलते हैं, अंग्रेज़ी में उसे शैसी बोलते हैं। तो गाड़ी की जो शैसी की परफॉर्मेंस है वो आपको पता लगती है जब आप डाउन हिल या अप हिल जा रहे हों। तो इस वक्त तो हम एक स्ट्रेट हाईवे के ऊपर जा रहे हैं, तो स्ट्रेट हाईवे के ऊपर हम मैक्सिमम जो है लेन चेंजेस में हाई स्पीड्स के ऊपर देख सकते हैं। इंजन रिस्पॉन्स जो है गाड़ी का वो मुझे पसंद आ रहा है। काफ़ी लीनियरली जो है वो VTEC लेता है। 3000 RPM के बाद VTEC जो है पावर लेता है और गाड़ी जो है अपना हाई स्पीड के ऊपर बड़ा जल्दी स्पीड पकड़ती है। इको मोड पे जैसे मैं जाता हूँ गाड़ी अचानक से घुट जाती है। तो इको मोड के अंदर ये गाड़ी मुझे चलाना तो बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इको मोड से मैं फ़ौरन हटा दूँगा। बाकी होंडा की इंजीनियरिंग अगर देखें तो होंडा पायनियर्स रहा है। किस सेंस में पायनियर है? शैसी बैलेंस हो गया, गाड़ी की स्पीड हो गई, इंजन हो गया, ट्रांसमिशन हो गया, स्टाइलिंग होगी। हाँ, होंडा एक पायनियर था, मगर इस जनरेशन में दे हैव मिस्ड द मार्क। ठीक है, इस गाड़ी में कुछ फीचर्स इन्होंने ऐड किए हैं, मगर आई फील कि ये जो इन्होंने इमरजेंसी फेसलिफ्ट किया था वो इसीलिए किया था ग्लोबली, क्योंकि ये गाड़ी लोगों को इतनी पसंद नहीं आई। पाकिस्तान में फिर भी ये हिट है, एंड आई फील कि पाकिस्तान के एनवायरनमेंट के हिसाब से ये एक परफेक्ट फैमिली कार है। ये एक बड़ा कन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि गाड़ी मुझे चलाने में इतनी मज़ा नहीं आया, मगर चलाने में मज़ा आने का ये मतलब नहीं कि एक गाड़ी एवरेज पाकिस्तानी फ़ैमिली के लिए अच्छी नहीं है। ये गाड़ी एवरेज पाकिस्तानी फ़ैमिली के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। सो यू एन्जॉय ड्राइविंग दिस कार विद योर फैमिली, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ीचर्स हैं, गाड़ी कंफर्टेबल है नॉर्मल सिटी ड्राइविंग में। तो इन माई ओपिनियन जितनी गाड़ियाँ अब महंगी हो गई हैं, आई फील के ये सेकेंड हैंड मार्केट में अगर आपको अच्छी प्राइस में मिलती है कोई गाड़ी तो आपको ये ले लेनी चाहिए, क्योंकि नई सिविक इस वक्त 52 लाख को टच कर रही है, और जो 11th जनरेशन सिविक आ रही है वो सुना है कि अराउंड 6 मिलियन होगी या उससे थोड़ा अंदर कम होगी। तो सेकेंड हैंड मार्केट में फिर गेटिंग अ नाइस क्लीन सिविक, तो आई वुड रिकमेंड कि ये गाड़ी काफ़ी अच्छी है उस प्राइस पॉइंट में। अगर हम गाड़ी के स्टेबिलिटी की फ़र्दर बात करना चाहें तो हम ये रिंग रोड उतरते वक्त इस गाड़ी की थोड़ी सी शैसी की परफॉर्मेंस देखते हैं कि ये कैसा परफॉर्म करती है। तो मैं ये बैंड आ रहा है, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा हाई स्पीड कॉर्नर करके देखता हूँ गाड़ी का। डिसेंट है। अगेन वही कि इसकी जो टेल है थोड़ी सी बाहर निकल रही है, और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा लो होता है जब आप इसको जो है हाई स्पीड के ऊपर कॉर्नर करते हैं। ऑल्दो ये 17 इंच के व्हील्स के ऊपर है, 15 इंच के ऊपर ये थोड़ा सा लो होगा, बट इट इज़ डिसेंट फॉर अ C सेगमेंट सेडान, और ये टोयोटा करोला से बहुत बेहतर है इसकी कॉर्नरिंग। सो इन कंक्लूजन ये जो गाड़ी है, अगेन मैं एम्फसाइज़ करूँगा कि ये एक परफेक्ट फैमिली कार है। और जहाँ तक सिविक का सवाल है, तो अब जो अपकमिंग सिविक है मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि होंडा एटलस अपनी गेम को अप करेगा और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर गाड़ी बनाएगा, और जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स हैं वो इस तरह इन्फीरियर क्वालिटी के नहीं बनाएगा। इंटरनेशनली भी एक तो इसके इन्फीरियर क्वालिटी मटेरियल्स हैं, और दूसरा ये कि इसके जो रेज़न, ख़ासकर जो 10th जनरेशन के जो रेजन्स हैं, जो उसके प्लास्टिक्स हैं, या जो होंडा सिटी 2009 में जब लॉन्च हुई थी तो ड्रास्टिकली उसकी जो क्वालिटी थी ना वो डिक्रीज़ हो गई थी। और अगर हम इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज की बात करें तो इस वक्त ये गाड़ी जो है रिंग रोड का हमने एक रन भी किया, शहर में भी चल रही है, तो 11.2 किलोमीटर पर लीटर दे रही है।
और इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज 8th जनरेशन होंडा सिविक से काफ़ी बेहतर है, ऑल्दो इंजन और ट्रांसमिशन सेम है, मगर ट्रांसमिशन को इस तरह ट्यून किया गया है और सिंक्रोनाइज़ किया गया है विद द इकॉन मोड कि गाड़ी का आरपीएम नीचे रहता है और जल्दी शिफ्ट करती है गाड़ी। तो उस सेंस में इसकी जो ट्यूनिंग है, जो उसके परफॉर्मेंस कैम्स हैं, उसकी वजह से जो इकॉनमी कैम्स हैं, उसकी वजह से ये गाड़ी की फ्यूल इकॉनमी काफ़ी बेहतर है। और जो इसके यूज़र्स हैं, जो इस गाड़ी के यूज़र हैं, वो रिपोर्ट करते हैं कि हाईवे के ऊपर ही 15 या 15 प्लस भी दे देती है गाड़ी, तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो इन दी एंड मैं गाड़ी किसको रेकमेंड करूँगा? ये मैं उन्हें रेकमेंड करूँगा जिनका बजट है 3 मिलियन और वो एक फैमिली के लिए बड़ी गाड़ी लेना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास बी सेगमेंट सेडान्स आती हैं, वो भी इस वक्त 3.5 मिलियन तक चली गई हैं। अगर हम होंडा सिटी की बात करें, या RSP ऑन रोड प्राइस उसकी ज़्यादा है, फिर आपके पास एल्सविन है। तो अगर मैं पर्सनली स्पीकिंग अपनी बात करूं तो मैं तो वो 0 मीटर लूँगा, क्योंकि उनके अंदर थोड़ी बहुत एडवांसमेंट्स हैं और वो थोड़ी बेहतर हैं। मगर अगर कोई बंदा चाहता है कि उसके पास सनरूफ भी हो, होंडा का बैज हो और 1.8 लीटर इंजन हो, तो उसके लिए गाड़ी उस रेंज में आती है। और अगर आपको साफ़ गाड़ी मिल जाती है तो ठीक है, जैसे कि 50,000 ये गाड़ी चली हुई है, बिल्कुल नई जैसी है। अगर आप भी होंडा सिविक 9 जनरेशन लेना चाहते हैं तो आप पार्क व्हील्स के यूज्ड कार सेक्शन में जाएं, वहाँ पे अपनी मर्ज़ी का फ़िल्टर लगा के अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से गाड़ी को सेलेक्ट करें, वहाँ से गाड़ी को इंस्पेक्ट करवाएं पार्क व्हील्स की सर्विस से और वहाँ से गाड़ी ख़रीदें। तो आई होप ये रिव्यू आपके लिए यूज़फुल हुआ होगा। अगर आपको लगता है कि अपनी आपको सजेशंस देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आप दें, और पार्क व्हील्स को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।